नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करें। थोड़ी सी बहुत भयंकर, थोड़ी नहीं कहेंगे, बहुत भयंकर ट्रेजेडी हमारे यहाँ परसों हुई है, लेकिन चलते रहना ही जीवन का नाम है। ना चाहते हुए भी क्लास लेंगे आपकी, क्योंकि ये भी एक अर्जेंट हो चुका है कि आपको परीक्षा में जाना है अगस्त में, तो हम आपका ज़्यादा डिले नहीं करा सकते। 2 दिन गैप करना था मुझे कि थोड़ा हमको आराम मिल जाए, लेकिन फिर भी आज क्लास लगाई है। चलिए, और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे और चैप्टर का नाम था इकोसिस्टम। इस पर डिस्कशन चल रहा था। हमने प्रोडक्टिविटी की बात किया था और प्रोडक्टिविटी में सीधे हम कहते हैं कि फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर। आप सीधे इसको एक लाइन में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन शुगर के फॉर्म में, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हमने क्लासिफाई किया था, इसमें पहले बात किया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 हैं। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये है प्रोडक्टिविटी का मतलब, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर, and basically it is of 2 types, the primary productivity and secondary productivity, and here the primary productivity is classified as gross primary productivity and the net primary productivity। इन तीनों पर चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी को आप समझिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी शुरू कर लिया था इसको और बताया था कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एनुअल प्रोडक्शन पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट और कितने ग्राम शुगर का फिक्सेशन हुआ है, इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। मतलब ये हो गया कि ग्राम पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया पर ईयर इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्राम ऑफ शुगर कितना बिल्डअप हुआ है, कितने में, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट बॉडी कवर एंड पर ईयर। टाइम को आप और रिड्यूस कर सकते हैं, मंथ कर सकते हैं, कुछ डेज में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्टिविटी जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, तो ये 2 महीने का आप मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना वेट बढ़ गया है, तो दिस विल टेक टाइम, इसलिए पर ईयर निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन किया था। आज हम आपको ये बताएंगे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट में अंतर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो करेंगे साहब, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस का मतलब होता है कि कंप्लीट, टोटल, जितना फोटोसिंथेसिस हुई है किसी भी प्लांट के द्वारा, टोटल की गई फोटोसिंथेसिस को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, राइट। ठीक है, अब होता क्या है कि प्लांट्स अपने लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं शुगर को, किस प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं शुगर को। ठीक, और रेस्पिरेटरी यूज के बाद जो बचता है वो उनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यही जो इनकी बॉडी में स्टोर होता है, इसको कंज्यूमर्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए इस तरह से। ये सपोज करिए कि ग्रीन प्लांट है, लाइट एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज द फूड हियर, और इसके बाद यहाँ से इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर को देना होता है।
प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को, फिर ये टर्शियरी कंज्यूमर को देते हैं, बाद में डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टोटल एसिमिलेशन हो रहा है, टोटल एसिमिलेशन पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया पर यूनिट ईयर, हम इसी को बोल रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। अब आपको मालूम है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन करता है तो जितना ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करेगा उसका कुछ पोर्शन ये रेस्पिरेटरी यूज में इस्तेमाल करेगा। तो जितना ये रेस्पिरेशन में यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा तो हम ये बोलेंगे कि ये रेस्पिरेटरी यूज कर रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। अब इसके आगे जो चलेगा वो होगा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि ग्राउंड टोटल एसिमिलेशन ऑफ द प्लांट बाय इट्स पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया पर ईयर। बात समझ में आ रही है? इस स्टोरेज के बाद, रेस्पिरेटरी यूज के बाद जो ये अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे वही चीज़ आगे दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर 10% का रूल होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना प्राप्त करता है उसका 10% अपने लिए यूज कर लेता है और बाकी आगे भेज देता है। ठीक है, ये 10% ट्रांसफ़र करता है, 90% उसके यूज का होता है, 10% ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको 10% ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी रूल कहते हैं। 10% ट्रांसफ़र रूल ऑफ एनर्जी, इसकी हम बात करेंगे आगे जब एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ाएंगे आपको। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी यूज कितने परसेंट हो गया? 90%। तो यहाँ पर आगे कौन गया? 10% ये आगे चलेगा, ये है। इसके बाद ये 90% यूज करेगा रेस्पिरेटरी यूज, आगे से ये 10% बढ़ा देगा सेकेंडरी कंज्यूमर को, फिर ये रेस्पिरेटरी यूज करेगा, आगे से ये 10% बढ़ा देगा। इस प्रकार से ये रेस्पिरेटरी यूज फिर डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रकार से आप अगर देखें तो इस फूड चेन में आगे बताएंगे कि फूड चेन क्या होती है। यही है फूड चेन जो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और एक दूसरे के द्वारा खाए जा करके और एक को खा करके आगे बढ़ते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड इज बीइंग ईटन, यानी कि जो किसी दूसरे को खाएगा वो अगले कंज्यूमर के द्वारा स्वयं खाया जाएगा। इस प्रकार से खा करके और खाए जा करके यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस पूरे चेन को हम यहाँ पर फूड चेन कहते हैं। और इसके जो डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पर अगर हम देखें, ये इनका लेवल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का, ये इनका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। दिस वन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। इसी तरीके से ये है ट्रॉफिक लेवल, ये है ट्रॉफिक लेवल। और बाद में ये डीकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया, इसमें फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सोलर रेडिएशन होता है उसका ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसे बोलते हैं कि ग्राउंड टोटल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑफ इट 90% इज ऑफ रेस्पिरेटरी यूज एंड रेस्ट 10% इज गिवन टू द कंज्यूमर्स ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। तो इस प्रकार से ये 10% रूल होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन माइनस कर दें तो एनपीपी हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो एनपीपी है इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी रेट। और इस इक्वेशन से आप ये समझ सकते हैं कि जितना भी एसिमिलेशन हुआ है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से रेस्पिरेटरी यूज माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतनी सारी बात अगर आप समझ गए हो तो आगे चलते हैं और बात करेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। इतना मेंशन कर लीजिए, आगे बढ़ें। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बिठा लें। अभी इसी में समझ लीजिए।
अब ये कह रहे हैं कि साहब जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ द स्टोरेज एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, इट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डेफिनेशन लिख लीजिए, डायग्राम हटा देते हैं। secondary productivity, what is this? हम इसे बोलेंगे द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एट द लेवल ऑफ the consumers of the different trophic level, it is known as secondary productivity. The storage of food reserve at the level of consumers of different trophic level, हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तो हो गई डेफिनीशन तीनों की, प्राइमरी में 2, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इनके बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया है। अब जो सवाल इस पर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, उनको आप जान लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सीधा आपसे यही एक सवाल पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाएगा, आता है सवाल, आया है कई बार, कि कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो यहाँ पर चर्चा ये करनी है कि नेचुरल या मैन मेड, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हम सब के बारे में आपको बता दे रहे हैं एक-एक करके। कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन व्हिच इकोसिस्टम, यही सवाल बनेगा आपसे। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन व्हिच इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन है, दिस वन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन कॉम्पिटिशन्स, पीजीटी एंड अदर एग्जामिनेशंस। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पर अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं या आपको नॉलेज नहीं होता, इस चीज़ को आप जानिए। अब यहाँ पर आपसे बात करनी है कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो हमें हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि किस प्रकार के इकोसिस्टम की बात हो रही है, मैन मेड और नेचुरल। तो अगर हम मैन मेड की बात करें, क्रॉप लैंड जैसे है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है इज मैक्सिमम